बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन को आखिरकार उनकी टीम मिल गई, लेकिन 8 महीने का लंबा वक्त लगा उनकी टीम को तैयार करने और उनकी टीम को मिलने में। लेकिन कई नाम ऐसे हैं इस लिस्ट में, जो ताज़ा तरीन लिस्ट आई है उसमें कई लोगों की छुट्टी हो चुकी है, यानी पुरानी टीम से कई लोगों की छुट्टी हो चुकी है और कुछ नए लोगों को एंट्री मिली है। इस पूरी चर्चा को लेकर के लिस्ट में किसका किसका नाम है और किसका प्रमोशन हुआ है, किसका डिमोशन हुआ है और कौन वो चौंकाने वाले नाम हैं जिनकी राष्ट्रीय लिस्ट में एंट्री हुई है, इन तमाम बातों को लेकर के मेरे साथ जितिन जी हैं। जितिन जी, ये बताइए कि बीजेपी की लिस्ट 8 महीने बाद आई है, तमाम नाम ऐसे हैं जो नए हैं और तमाम लोग तो ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। कौन कौन लोग हैं और क्या खास बात है इस लिस्ट में? कुलदीप, लंबा समय लगा है और मुझे लगता है कि बीजेपी ने हर उस पहलू को छूने की कोशिश की है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश में बिहेव करती हैं, वो होता है जाति, धर्म और समाज के वर्गों को लेकर साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। और यही कारण है कि इतना लंबा समय लगा है, क्योंकि खुद जो अध्यक्ष बने नितिन नवीन, वो बिहार से आते हैं। अनएक्सपेक्टेड नाम था, सबके सामने आया था, सबको चौंकाया था कि जिस शख्स को ये नहीं पता था 2 घंटे पहले तक कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बीजेपी करती है ऐसा। इतना समय क्यों लगा, जैसे कि आपने बोला, क्योंकि पूरी टीम को नए तरीके से सजाना था, नए लोगों को टीम में लेकर आना था। और चूंकि बहुत बड़ा ये टास्क होता है किसी भी पार्टी के लिए कि अपनी जब नई टीम बनाते हैं तो उनमें समन्वय बिठाना बहुत ज़रूरी होता है कि हर वर्ग के लोगों को हर राज्य से प्रतिनिधित्व मिले, वो सब चुनना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि जो टीम उसमें बनी है, कुछ नाम बहुत चौंकाने वाले हैं, कुछ नाम सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी कि जो हम सोच रहे थे शायद वैसा नहीं हुआ है। पार्टी ने उसके उतर कहीं ज़्यादा सोचा है। वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, लगातार हमने देखा बगावती तेवर उन्होंने अपनाए हुए थे और राजस्थान में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और तीरथ सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव, जो कि एक बहुत बड़ा आरएसएस का नाम माने जाते हैं, वो पहले मंत्री थे लेकिन अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैजयंत पांडा, जिन्होंने कई राज्यों में चुनाव जिताए हैं बीजेपी को, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है। इसी तरीके से तमाम ऐसे नाम हैं। पुरंदेश्वरी हैं, जो कि पूर्व महिला अध्यक्ष रही हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। रेखा वर्मा हैं, वर्षाबेन नरेंद्र भाई जोशी जो गुजरात से आते हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया। कुछ करीब 13 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो महामंत्रियों की, तो उनमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद जो बीजेपी के बड़े यंग फेस चेहरे रहे हैं उनको जगह दी जाएगी, लेकिन सबको चौंकाया है। उसमें से मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो एक नाम मुझे चौंका रहा है इसमें, संदीप पाठक का, जो कि आम आदमी पार्टी से निकल कर आए थे, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं बीजेपी समझती है कि हाँ, किस तरीके से लोगों का जो प्रयोग है वो करना है। मुझसे पहले माफ़ कीजिएगा, आपको राष्ट्रीय महामंत्रियों की मैं जिक्र करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय महामंत्री जिस तरीके से इसमें बनाए गए हैं, बीएल संतोष, सबको पता था कि पुराने वो उनके नेता हैं, उनको बने रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश हैं, जो मुंबई शायद महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं, उनको सह महामंत्री बनाया गया संगठन के तौर पर। सौदान सिंह है, वो चंडीगढ़ से आते हैं। 2 सह मंत्री जो संगठन महामंत्री हैं वो बनाए गए हैं, जबकि एक संगठन मंत्री संतोष जी हैं। वहीं राष्ट्रीय महामंत्रियों की बात करूँ, सबसे बड़ा पद माना जाता है बीजेपी में अध्यक्ष के बाद अगर किसी की चलती है पार्टी में। जब पूरे पार्टी के कारोबार देखते हैं या पूरा जो रणनीतियाँ बनाते हैं, किस तरीके से पूरे देश में पार्टी को आगे लेके जाना है, उसमें 8 नाम हैं और 8 नाम बेहद ये अच्छे नाम इसमें गए। कुछ लोगों की इसमें वापसी भी की गई है। आपको बता दूं कि विनोद तावड़े, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं और तीसरा टर्म है उनका ये, कुलदीप, जब उनको सबसे नंबर 1 पर जो महामंत्री उनको बनाया गया। देखिए लिस्ट अब मेरे सामने है। सुनील बंसल सब जानते हैं, देखिए कोई नाम के मोहताज नहीं। सुनील बंसल कितने राज्यों में चुनाव जिता चुके हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताए हैं, बंगाल में चुनाव जिताकर अभी आए हैं और कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी देना तय। विप्लव देव कुमार, जो कि वो भी संगठन के अच्छे माने जाते हैं, उनको भी जो त्रिपुरा से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, उन्होंने हरियाणा की जिम्मेदारी उनके पास थी, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। देखिए आप, मैं यही सवाल मेरे पास मन में था कि स्मृति ईरानी कितने दिनों से, जो 2024 का चुनाव हारने के बाद जब से वो साइड लाइन हुई, मतलब तो उसके बाद साइड लाइन, और वो काम काज के लिए सोच रही थी कि मुझे कुछ काम मिले, पहली बार ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन एक चीज़ इस पर चर्चा करेंगे हम स्मृति ईरानी पर, लेकिन एक जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बीते काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि बीजेपी का 2014 से सबसे बड़ा जो हथियार था, IT सेल, सोशल मीडिया, ट्विटर,
एक्स, इनसे अमित मालवीय की छुट्टी हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर है इस लिस्ट में अगर मैं देखूं तो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभाव, क्योंकि आईटी सेल सबसे बड़ा आजकल हथियार था और सबसे ज़्यादा इस समय जो दुर्गति थी उसी की थी। जरा सा भी कहीं कुछ काम नहीं आ रहा था, कोई भी प्रोटेस्ट हो तो अमित मालवीय का जो नाम चला गया है, दीपक को बनाया गया है। क्या वजह, क्या वाकई में यही कारण है, सीजेपी का प्रोटेस्ट है जो अमित की कुर्सी खा गया? देखिए, कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक जनजी आंदोलन पूरा क्रिएट हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और तमाम ऐसे वाकया सामने आते हैं जब आईटी सेल की जो एक लूप होल्स थे वो नज़र आए थे। किस तरीके से आईटी सेल ने गलत भ्रामक जानकारी भी शेयर कर दी, कुछ आपत्तिजनक तथ्य डाल दिए। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं थी जो लगातार पिछले कई लंबे समय से देखने में आ रही थी। शायद मुझे लगता है कि उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है और कई बार उनकी बयानबाजी भी ऐसी रहती थी कि जो पार्टी के लिए असहज हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि और एक लंबा दौर उन्होंने आईटी सेल में बिताया है। मुझे अच्छे से याद है कि करीब 12 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब वो आईटी सेल के हेड बने हुए थे। तो मुझे लगता है कि वो शायद अब समय आ गया था कि जब बदलाव की जरूरत थी। और दीपक महेश्वरी को लेकर आए, छत्तीसगढ़ से आते हैं, जो कि एक बहुत बैकवर्ड इलाका माना जाता है, लेकिन वहाँ से इस तरह के शख्स का निकलना अपने आप में बीजेपी दर्शाती है कि देखिए, छोटे राज्यों से भी, राज्य छोटा नहीं है लेकिन जो डेमोग्राफी वहाँ की सब जानते हैं, नक्सल प्रभावित इलाका वो रहा है। वहाँ से अगर किसी शख्स को ऐसे निकाल कर लेकर आते हो तो बड़ा मैसेज भी उसके पीछे, आप समझिए बात को, कि युवाओं को किस तरीके से टारगेट करना है। अच्छा, एक युवा चेहरे की बात, और आप इनने एक नाम लिया आम आदमी पार्टी से आए हुए संदीप पाठक का, लेकिन जो जंजी के जो चेहरे हैं, राघव चड्ढा, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे लिस्ट में। नंबर जल्दी आएगा और मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनल जानकारी हमको एक मिली है कि रीशफल जब होगा तो आई एम श्योर उसमें राघव चड्ढा को कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगा, ये बात तय है। क्योंकि देखिए, संदीप पाठक जो हैं वो आम आदमी पार्टी में भी संगठन के बहुत मजबूत स्तंभ थे उनके। जो उनकी डाटा पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं, आम आदमी पार्टी का जो इतना बड़ा आज की डेट में नाम है पूरे देश में, कहीं ना कहीं संदीप पाठक का बहुत बड़ा उसमें रोल था। क्योंकि वो पीएचडी किए हुए हैं डाटा एनालिसिस में और पॉलिटिकल डाटा एनालिटिक्स में किए हुए हैं। बहुत बड़ा उनका पुराना एक अच्छा बैकग्राउंड है उस चीज़ को लेकर। जो राष्ट्रीय राजनीति में और राष्ट्रीय पार्टी बनाने का आम आदमी पार्टी को जो हाथ है वो बिल्कुल संदीप पाठक का था। वो जानते थे कि किस जगह पर पार्टी मजबूत हो रही है, कहाँ पर हम लूज कर रहे हैं, कहाँ हमें टारगेट करना है, किस तरह की ऑडियंस को हमने कैप्चर करना है, युवाओं को किस तरह ध्यान में रखना है और दूसरे दलों को किस तरह का साधना है, वो सब चीज़ भी। एक सवाल यहीं से निकल के आता है, क्या संदीप पाठक को जो जिम्मेदारी दी गई है, ये चुनाव, पंजाब वाले चुनाव को देखते हुए देखा गया, क्योंकि वो भी बहुत माइन्यूट एक तरीके से एक पॉइंट और दशमलव का महत्व वो जानते हैं संदीप पाठक, और बीजेपी भी जानती है कि एक वोट और एक चीज़ कितना कैलकुलेटिव है। क्या इसका असर यहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। संदीप पाठक देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आए हैं, पंजाब की राजनीति को बखूबी समझते हैं, और राघव चड्ढा भी हैं। कई ऐसे नाम हैं जो पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरा थे, वो पार्टी में अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का भी प्रयास भी है बीजेपी का कि जो लोगों को हम चुनकर लाए हैं उनका हम यूज़ भी करेंगे। और डायरेक्ट ये मैसेजिंग पंजाब के लिए है। आप मान के चलिए इस बात को कि पंजाब बीजेपी अब इतने आसानी से उसको छोड़ने वाली नहीं है, पूरा दमखम लगाएगी। और जैसा कि आपने जिक्र किया संदीप पाठक का, कि जो कि वहाँ की बखूबी रगों को जानते हैं पंजाब की, कि कहाँ से वोट बैंक किसका है, किसका नहीं है, किस तरीके से हमको साधना है, वो बखूबी रणनीति बनाएंगे उसकी। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं दर्शकों को बता दूँ कि इसमें मनप्रीत को भी जोड़ा गया है, जो कि पंजाब से ही है, और हाँ, और वो भी सुखबीर फैमिली से ही, यानी उनके चचेरे भाई हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय सूची में उनको भी जगह मिली है। ये भी एक तथ्य है जो वो भी सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि पंजाब का जो चुनाव है वो पार्टी की इस लिस्ट की जो भी मास्टरमाइंड था, जिसने भी बनाया, वो बात दिमाग में पंजाब चुनाव था। इसके अलावा यूपी को लेकर के क्या है, क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है, यूपी में भी चुनाव है, वहाँ को लेकर के इसमें क्या लिस्ट में नज़र आ रहा है? एक नाम जो आपने बताया कि स्मृति ईरानी का तो है, इसके अलावा क्या क्या है? 8 लोग उत्तर प्रदेश से नितिन नवीन की टीम में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, महामंत्री भी उत्तर प्रदेश से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्मृति ईरानी हैं और हरीश द्विवेदी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। दैट मीन्स कि उनको बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी जाएगी कामकाज संभालने के लिए और पूरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, सुनील बंसल, जो कि हमें याद है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में सरकार लाने में उनका कितना बड़ा योगदान था, वो एक ऐसे मास्टरमाइंड हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जब पश्चिम बंगाल का चुनाव के वो प्रभारी थे, वहाँ पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जब ख़त्म हो गया
उसके महज एक हफ्ते बाद ही उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि जो आरएसएस का संगठन है और जो महामंत्री होते हैं संगठन के, वो ज़मीन पर रहकर काम करते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं, स्ट्रेटजी पूरी बनाते हैं, और संदीप बंसल उसमें माहिर माने जाते हैं। और उनके साथ जब इस तरह के लोग जुड़ेंगे, स्मृति ईरानी जो कि जनता को कहीं ना कहीं अपने मोबिलाइज कर सकती हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकती और हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, तो ये फैक्टर है। करीब 8 लोगों को सोचिए उत्तर प्रदेश से टीम में लेकर आना, ये अपने आप में एक संदेश है कि हाँ, बीजेपी हर उस राज्य को टारगेट कर रही है जहाँ पर चुनाव है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले संगठन में, और एक बड़े पैमाने पर व्यापक जीत दर्ज कराने की ओर आगे बढ़ सकें। काम बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बार देखा जाए तो हालात बीजेपी के अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेकर काम करना बहुत ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ का अपना चेहरा है, नो डाउट है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी परेशानियां हैं संगठन के तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी, कि किस तरीके मजबूत करना है। शायद इसीलिए फोकस किया गया है कि 8 लोगों को उत्तर प्रदेश से इस टीम में जगह दी गई है। ज़्यादातर नाम जो हैं आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं, सुनील बंसल हों या फिर तावड़े हों, ये वो लोग हैं जो पार्टी के लिए हमेशा बड़े और कई मुश्किल दौर में काम आते हैं। यानी एक बार जो लिस्ट आई है, इसको लेकर कुछ बदलाव तो हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर में उन्हीं चेहरों पर दांव लगाया गया है जो आने वाले चुनावों में काम कर सके। 2-3 नाम और भी बहुत जो रोचक हैं, जो समझना होगा हमको। अनिल एंटनी, जो कि ए.के. एंटनी के बेटे हैं, ये साउथ की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए भी उनको लेकर आया गया है। और देखिए, पश्चिम बंगाल से मनोज टिग्गा हैं, उनको लेकर, तमिलनाडु से एम वेंकटेशन, उनको लेकर आया गया है। नाम और मुझे नजर आ रहा है, रोहन गुप्ता जी, जो कि गुजरात से जी जी में थे, उसके बाद आए। तो ये जो चौंकाने वाले नाम है ना, ये कुल मिलाकर के सब कुछ देख करके, क्योंकि जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं उनको भी सेटल किया गया है और उसी हिसाब से सेटल किया गया है जो आने वाले समय में काम आ सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टेट मिरर।